नमस्कार दोस्तों, आज एजे पॉडकास्ट पे मैं प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एक बुक रिव्यू के बारे में। ये एक बुक है, तो इनके ऑथर के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि इस बुक में क्या है, क्या इसको पढ़ के आपको क्या मज़ा आने वाला है। बिकॉज ये बुक एक तरीके से व्यंग्यात्मक बुक है और जिसे बोल सकते हैं कॉमेडी सटायर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मलय सर। सो मलय जैन सर, नमस्कार, आपका ये जो पॉडकास्ट में स्वागत है पहली बार। थैंक यू सो मच। तो सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू आस्क योर लिटिल बिट बैकग्राउंड सो आवर ऑडियंस आल्सो अवेयर अबाउट यू एंड योर बुक। सो बुक के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले आपका एक बैकग्राउंड दीजिए। ठीक है अर्जित, तो जैसे हमारे देश का हर एक यूथ जो है वो कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज से निकल के फिर किसी न किसी नौकरी में आता है, बिजनेस में जाता है। तो मैंने भी इसी तरीके से कॉमर्स बैंक से मैंने अपना मास्टर्स किया और लिखता था पहले भी कुछ। मैं उस समय टीनेज लिटरेचर ज़्यादा लिखता था, जो हम लोग कहते हैं थ्रिलर्स, और वो 2 नॉवेल मैंने लिखे थे। और उसके बाद फिर बस कंपटीशन देके नौकरी में आ गया। अच्छा। तो नौकरी में आने के बाद फिर मैं थोड़ा सा मतलब जो राइटिंग है वो मेरी यू टर्न हो गई। जो मैं थ्रिलर्स लिखता था तो फिर मैं थ्रिलर्स की जगह जो है वो सीधे सटायर पे आ गया। तो ये भी वही है। तो मतलब सटायर आपने लिखना स्टार्ट तो करा, बट क्या रहता है ना, हर आदमी को कहीं ना कहीं से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार, मतलब एग्जांपल दूं तो एक बहुत छोटा सा कि यार एक सचिन तेंदुलकर था, अपने देश का बहुत अच्छा क्रिकेटर था। तो उसको एक इंस्पायर मिली थी यार, उसने कपिल देव के हाथ में एक वो ट्रॉफी देखी थी, तो उसने कहा मुझे भी एक दिन ये ट्रॉफी जीतनी। कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक थॉट आया, उस थॉट ने ही सचिन को आज सचिन बनाया था। तो आपके मन में कैसे इंस्पिरेशन आई कि यार मुझे ये करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा मैं पहले भी लिखता था। सो ये कह सकते हैं कि राइटिंग जो वो तो अपने भीतर थी, करेक्ट है, अपने भीतर थी। बट आप ये पूछ सकते हो कि मैं सटायर कैसे लिखने लग गया। तो निश्चित तौर पे जब हम थोड़ा सा मैच्योरिटी में हम आते हैं, कुछ थोड़ा हम समय के साथ साथ जैसे मैच्योर होते हैं, बहुत तरह के हमारे साथ एक्सपीरियंसेस जुड़ते हैं। तो वहाँ पर कहना चाहिए कि यदि हम हर चीज़ को देख के मान लीजिए कि हम सेटिस्फाइड हैं कि हाँ जो कुछ भी अच्छा है, सड़क उखड़ी पड़ी हुई तो वो भी अच्छा है ना। जो कुछ नहीं होना चाहिए यदि वो भी हो रहा है, और यदि हम ऐसे हैं कि जो कुछ हो रहा है सारा कुछ अच्छा है, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी सी किसी चीज़ को लेकर एक डिससेटिस्फैक्शन है या असहमति है, निश्चित तौर पे फिर आपके भीतर कुछ अपना एक विचार बनेगा, अपनी एक सोच बनेगी कि यार जो ऐसा होना चाहिए था वो वैसा क्यों नहीं है। तो ये ऐसा और वैसा का ही खेल है कि वो धीरे धीरे लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी। फिर बहुत सारी चीजें जो आपने कहा कि कैसे किस चीज को देख के आप इंस्पायर हुए। तो व्यंग्य एक कहना चाहिए कि वो तो आपके भीतर छुपी हुई एक वो रहती है कि आप व्यंग्य लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बट लिखने के लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। करेक्ट तो मैंने जैसे कि यदि कहें तो आज व्यंग्य के मामले में तो जो लैंडमार्क नॉवेल है श्रीलाल शुक्ला जी का राग दरबारी, वो कुछ मैंने पढ़ा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो व्यंग्य के समय शीट्स पर हैं उनके मैंने नॉवेल्स पढ़े, और भी हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी, इनको पढ़ा। तो अपने आप वो एक प्रेरणा अपने भीतर से हुई कि हम भी कोशिश करें, क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो सही है। तो हाँ, ये तो आपने इस तरीके से बता दिया, बट एक क्वेश्चन ये मेरे माइंड में आता है कि आपने लिखना ही क्यों चूज करा यार? क्योंकि आप चाहते तो एक, आजकल क्या है, कंटेंट के बहुत फॉर्म्स आ गए, आजकल राइटिंग है, वीडियो कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट है, और आपके पास तो सब रिसोर्सेज अवेलेबल थे क्योंकि आप इस जनरेशन में हो। तो आपने लिखना ही क्यों पसंद करा? इसकी जगह आपने कुछ और मीडियम क्यों नहीं? ऐसा है कि यदि मैं बताऊं कि मैं जो सटायर लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं आज से लगभग 10 से 12 साल हो गया। ये जिनकी आप बात करें, जैसे आज जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें अभी हाल के समय में आई हैं। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अदरवाइज उस समय ज्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, शायद ब्लॉग्स का था या ऑर्कुट वगैरह था। धीरे धीरे फेसबुक आया, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया जहाँ पर कि आप अपना कुछ परफॉर्म कर सकते हो। बट अब जो जनरेशन है वो उस चीज में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है कि वो ऑनलाइन पढ़ेगी, किंडल पे जाएगी, ये सारे। बट एक पुरानी जनरेशन जो हम लोग के साथ की, वो सारा इसी लिखे हुए को पढ़ती है। और मैं आज भी कहता हूँ कि जो जब हम एक वर्चुअल किताब हाथ में लेंगे वो ऑब्वियसली ली नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो वर्चुअल किताब आप उसमें देखोगे।
लेकिन यदि आप आपकी एक किताब है वो पब्लिश होके आपके हाथ में, फिजिकली आपके हाथ में, तो वो एक राइटर का अलग सेटिस्फेक्शन है, और नॉट इवन राइटर, ये जो पाठक है, रीडर है, उसका भी अपना एक सेटिस्फेक्शन है कि वो उस किताब को लेके पढ़ता है, बहुत तरीके से उसको अंडरलाइन करके पढ़ता है, उसमें नोट्स बनाता है, उसमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रखता है। तो मुझे लगा कि ये सारा कुछ होते हुए भी आज के टाइम में इसका कोई मुकाबला तो नहीं है। सो नाउ मेरा क्वेश्चन अब ये आएगा कि आज हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं, हलक के दरोगा के बारे में, ठीक है। तो एक है ना, क्या है, हमने बुक पढ़ी है, मज़ा आया, बहुत मज़ा आ रहा था बुक पढ़ने में। वैसे मैं बुक इतनी तेज़ पढ़ता नहीं हूँ, बट मैंने 80-20 के हिसाब से भी पढ़ी थी, तो मुझे फ़नी बहुत लगी थी। तो आपके हिसाब से ये क्या सारांश, अगर आप बोलो तो क्या है इसका सार? बिल्कुल अर्चित, जैसा कि ये पूरा कहना चाहिए कि व्यंग्य संग्रह है सटायर का पूरा एक, इसमें 30 अलग अलग व्यंग्य हैं, और मैं जैसा आप जिस फनी या उसकी बात कर रहे हो, तो मैं उसको इस रूप में लेता हूँ कि हाथ से जो होता है ना, वो मैं जो भी लिखता हूँ उसमें कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। Okay. और मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि व्यंग्य के लिए जो है हाथ से एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हाथ से उसका। तो मेरे लगभग सभी व्यंग्य में कहीं ना कहीं ये इसमें आया, किसी में थोड़ा कम हो सकता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप यदि इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो हमको लगता है कि बड़े फनी मोमेंट्स हैं। हाँ। तो ये उसमें आए ही हैं। अच्छा, तो अगर हलक का दरोगा मैंने बुक पूरी पढ़ ली, तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि ये जो हलक का दरोगा बुक है, ठीक है, इसका आप सारांश बताना चाहेंगे? हाँ, आप जैसे अर्चित कहोगे तो मैं कुछ इसके जो मुझे अच्छे लगे, मतलब खास तौर पे मैं एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं, हाँ व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, उनको भी थोड़ा सा एक लगेगा। तो एक मैंने जो है वो एक उसमें लिखा था, शहरी पुत्री के नाम प्रहरी पिता के मेल ईमेल्स। तो वो एक है, वो बड़ा लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, मतलब मेरे पास उसका फीडबैक आया। तो जैसे मेरी डॉटर गई हुई थी, वो एक विलेज विजिट पे गई हुई थी एक इंटर्नशिप के दौरान, तो मैंने कुछ मजाक में उसको लिखा था, बट वो फिर एक तरीके से मैंने उसको एक इसमें जो लिखा, मैं छोटा सा उसका बताता हूँ। मैं अपनी डॉटर के लिए कह रहा हूँ कि मेरी क्यूटी पाई पुत्री, तुम अब गांव पहुंच गई होगी। तो पहली बात तो यह है कि तुम हमेशा की तरह देर से जागना। जो लोग जल्दी उठ जाते हैं, मेरी नज़र में वो किसी काम के नहीं होते। मेरा विश्वास ना मानो तो देखना, जल्दी उठने के बाद भी टॉयलेट के बाहर वे कैसे क्यू में लगकर अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में अपने बाल नोचते हैं। तुम देर से उठोगी तब तक क्यू अपने आप समाप्त हो चुकी होगी। करेक्ट है। फिर एक बात और ध्यान रखना, तुम देर से तो उठना ही, मुंह धोने में हड़बड़ी भी मत करना, और बिना मुंह धोए सबको ज्ञान बांटना। तुम देखकर हैरान होगी कि गांव के अनपढ़ देहाती सुबह उठते ही दिमाग के बजाय दांत घिसना पसंद करते हैं। अच्छा। तुम्हारे बिना मुंह धोए इस ज्ञान दान से सबको तुम्हारे पढ़े लिखे होने का अवदान समझ में आएगा, और उन्हें पता लगेगा कि सुबह उठते ही बबूल का दातून तोड़कर दांत मांजने से अच्छा गूगल से अपना दिमाग मांजना। अच्छा। वैसे तो गांव में भी बहुत बदलाव आया है। नई पीढ़ी तो शहरों को मात कर रही है, और सुबह होते ही वो भी बबूल के पेड़ की ओर भागने की बजाय खटिया पे टांगे फैलाए गूगल करती नजर आ रही है। अच्छा। तो जैसा कि मैंने बताया, उससे नई पीढ़ी के पुरानी पीढ़ी भी प्रेरित होगी और अफसोस करेगी कि फालतू आज तक बबूल से दांत मांजते जीवन खराब करते रहे, गूगल से दिमाग को मांजते तो कहीं के कहीं होते। तो ये एक उसमें आया है। ऐसे ही कुछ और भी हैं इसमें व्यंग्य, जो एक कुछ वो जो कुत्ते हम पालते हैं उसके ऊपर पे लिखा हुआ है, उसमें दो व्यंग्य इस तरीके के, और एक है मोटिवेशन, एक वो भी कुछ है। ये बुक का एक पेज मैंने भी पढ़े थे, मतलब मैंने तो पूरी बुक पढ़ डाली, तो उसमें मुझे ना एक वो जो अड़ गया सो छड़ गया यार, वो बिल्कुल एक तरीके से इस तरीके से था, पूरी तरीके से यार, जो आदमी मतलब यार रेलवे में आप बहुत अच्छा जनरल क्लास में जाओगे कभी, तो उसमें आपने एक्सपीरियंस हमेशा करा होगा, जो वो आदमी आते हैं कहते हैं नहीं हमें तो बैठना है, चाहे पहले से 4 बैठे हो, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, हम बैठेंगे हमारी जगह, बोलते को हाँ तुम्हारी जगह, हम बैठेंगे हमारी जगह है, ज़्यादा दिक्कत होगी टीटी को ला लेंगे। ऐसे वो शादियों में या कहीं पे क्यू लगी हो, कहीं लाइन लगी हो, वो कहेंगे नहीं हम आएंगे। तो बहुत बड़ा, आप इसको पढ़ के बताएंगे? तो मैंने जो अर्चित आप बता रहे हो ना, मैंने इसमें 2 तरीके के व्यंग्य लिखे हैं। एक तो है इसमें रेल का, जो तुमने जिक्र किया कि दिल्ली से मैं शान भोपाल एक्सप्रेस में जब चला, तो किस तरीके से एक बंदा आया और उसने आते ही साथ जो है वो अपना कि
ये हमारी बर्थ है, यहाँ से उठो। हाँ। फिर उस पर एक वो लिखा, तो वो हिंदी और उर्दू का मिक्स का एक बहुत अच्छा आपको उसमें वो आएगा। हाँ। दूसरा जो आप बात कर रहे हो, तो वो मतलब आजकल मोटिवेशनल इतनी स्टोरीज चलती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो मैंने व्यंग में जो आप कह रहे हो, जो चढ़ गया सो जो अड़ गया सो चढ़ गया वाला, तो मैंने इसका एक व्यंग लिखा है। मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब मैं यूथ को कैसे इस तरीके से मोटिवेट कर रहा हूँ कि तुम उस लीग पे मत चलो, तुम ये वाली चलो। ये थोड़ा सा एक और लीग है। वो है कि इसका शीर्षक है, जो अड़ गया सो चढ़ गया। हाँ। यदि आपने सीखे होके घुसे और मूसर बन के कड़े। ये एक बुंदेलखंडी कहावत है। सीख मतलब पतली सी कोई चीज है, आप पतली सी चीज बन के कहीं पर एंटर हुए और जो आप निकले बाहर, तो आप एकदम मूसर जो होता था उस तरीके से। तो आपने यदि सीखे होके घुसे मूसर बन के कड़े वाली महा मोटिवेशनल उक्ति को नहीं सुना है, कहावत को नहीं सुना, तो आज से गांठ बांध लें, क्योंकि कितना भी बड़ा मोटिवेशनल गुरु हो, वो आपको ये महामंत्र कभी नहीं बताएगा। आपको तो पता है कि हर आदमी जहाँ है वहां से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए क्या नहीं कर रहा, मगर भाई साहब चढ़ पाना हर एक के भाग्य में नहीं होता। हाँ। जिसे हम निम्न नाम से जानते हैं ना, लोअर नाम से, उस लेवल पे कोई नहीं मिलता। हाँ। है ना। तो यदि हमारी शानदार परंपरा नहीं होती चढ़ते हुए की टांग पकड़ के उसको वापस नीचे पटक लेने की, तो जिनकी टांग पकड़ में आ गई वो वापस नीचे टपके ही, क्योंकि उन्होंने पकड़ बनाना नहीं सीखा था। सही बात है ना। उन्होंने अड़ना ही नहीं सीखा। तो अकेले चढ़ने से काम नहीं चलता। आपको जो है पकड़ बनाना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे आए और चले गए जिन्हें बड़े पापड़ बेलने के बाद जो है वो चढ़ने का मौका तो मिला। हाँ। लेकिन अपने ही किसी खास ने उनकी टांग खींच ली और वो एकदम लुप्त हो गए। है ना। तो यदि आप में थोड़ा भी चढ़ने की अपने भीतर तमन्ना रखते हैं, तो आपके लिए पहला मंत्र है कि चढ़े थोड़ा लेकिन अड़े ज्यादा। ठीक। चढ़ते ही एकदम से अड़ जाए। मतलब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। हाँ। कि आप मान लो बगैर रिजर्वेशन आप भीड़ के बीच में ट्रेन में चढ़ने में सफल हो गए। हाँ। तो जरूरी है कि सबसे पहले जहाँ जहाँ संभव है वहाँ जाते साथ अपना कब्जा जमाएं। हाँ। ठीक है ना। ऊपर की, नीचे की, या जहाँ की आधी मिले या पूरी बर्थ, है ना, उस पे अपना रूमाल, गमछा, झोला, अटैची, बैग, लैपटॉप जो हो आपके पास उन्हें फेंक कर अपना झंडा फैला लें। है ना। एक बार में 3-4 सीटें फतह करने के बाद जहाँ बेस्ट ऑफर की तरह कुछ एड ऑन मिले, यानी कि आपको एक बढ़िया हवादार खिड़की मिल गई या खुशबूदार पड़ोस मिल गया, है ना, या ऐसी कुछ और, वहाँ एडजस्ट हो जाए और एकदम वहाँ पे अड़ जाए। टिकट विकेट की बिल्कुल नहीं सोचे, क्योंकि ये जो है बड़ी कमजोरों की निशानी है। हाँ। टिकट और रिजर्वेशन जैसी फालतू की बातों में सोचना वैसे भी हमारे देश में शोभा नहीं देता है। तो कुछ उनसे सीखिए जो रेलगाड़ी की छतों पर चढ़ के सफर करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ऐसी फिजूल की बातें दिमाग से निकाल दीजिए, जहाँ भी हो चढ़िए और बढ़ चढ़ के चढ़िए, और जहाँ भी चढ़ने में सफल हो जाए अड़ जाइए एकदम से। यदि कोई थोड़ी भी 3-5 करता है ना, हाँ, तो भले अकड़ जाए, मगर पकड़ आपने मत छोड़िए, क्योंकि एक बार आपने पकड़ छोड़ी तो आप उखड़ जाएंगे, जड़ से भी जाएंगे और जमीन से भी जाएंगे और 2 कौड़ी की नहीं रह जाएंगे। करेक्ट है। इससे एक चीज रिलेट होती है, एक अपनी पार्ट ऑफ सोसाइटी है, उनका प्रोफेशन में अड़ना पड़ता है। मैं उनके बारे में बताऊंगा नहीं, जो भी व्यूअर्स है वो बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे, और वो अब आज अपन अपनी रोज की लाइफ में उनको देखते ही देखते हैं कि भाई वो लोग ऐसे ही करते हैं, जहाँ पहुँच गए, जहाँ एक बार उनकी पकड़ छूटी, वो नीचे जाने में टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से ये तो है। तो अब नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एक और किताब है, ये आपकी शायद डाक के 3 पात। डाक के 3 पात। तो इसका क्या था, मतलब इसमें भी, मतलब ये भी बेस्ट सेलर है शायद अमेज़न पे, अगर मुझे याद आ रहा है थोड़ा। ये व्यंग में पूरा एक नॉवेल है, सटायर का नॉवेल है। ये 2015 में आया था और ये काफी पसंद किया गया और इसको मतलब कई कुछ अवार्ड भी इसको मिले हुए। हाँ। तो ये इसकी थीम एक्चुअली ये थी, जैसे मैं आपको इसमें बताऊं, आप हाँ, इसमें देख रहे होंगे तो इसके कवर पेज पर ही मिलेगा, क्योंकि ढाक सभी लोग नहीं जानते कि क्या है। हाँ। तो ढाक यानी पलाश, और पात मतलब वही 3 के 3 पात। तो यही है हालात हिंदुस्तान की विकास गाथा के। अच्छा। देश को 21वीं सदी में ले जाने के प्रयासों में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन के स्तर पे देखते हैं, हाँ, तो वहाँ पर अक्सर हमको ढाक के 3 पात होते दिखता है। हाँ। तो इसका जो मेन जहाँ की ये स्टोरी है वो गूगल गांव नाम का एक गांव है। गूगल गांव तो वही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गाँवों में से एक है, लेकिन हम जब हालात देखते हैं तो वो कमोवेश सभी जगह एक से होते हैं।
तो उसका जो मेन थीम थी कि जब एग्जीक्यूशन के लेवल पे कोई चीज़ होती है तो वो किस तरीके से हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो इसमें मैंने यही दिया था कि वैदिक की स्कृति में पुरानी परंपराएं ट्रेडिशंस हैं, तो हमारे उसमें टांग अड़ाती जो नई मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, आधुनिकताओं का उसका एक अधकचरापन भी, वो जो कॉकटेल बना है ना ट्रेडिशन का और आज के उसका कॉकटेल है। देहाती गलियां हैं, देहाती अस्पताल हैं, वैद्य जी जैसे झोला छाप डॉक्टर हैं, कारेसर जी जैसे शिक्षक हैं इसमें, है ना, और गड्ढे भैया जैसे ठेकेदार, लपका सिंह टाइप के एक लोकल पत्रकार, तो ये भी इसमें है। और इसमें इन सबसे ऊपर एक जो मेन कैरेक्टर है इसका वो है एक लेडी कमिश्नर है, जिनने जो कि बड़ी सख्त हैं और बहुत ही जो है वो अपने ड्यूटी के लिए डिवोटेड है। तो उनका पक्का विश्वास है कि देश में हर व्यक्ति जो है वो ईमानदारी से अपना काम करने लग जाए तो विकास के फूल भी खिलने में देर नहीं लगती। तो इसका एक मेन जो मैंने कहना चाहिए कि एक मैसेज भी है। करेक्ट है। तो ये सब ठीक है, आप जब है ना स्टोरी टेलिंग करते हैं, क्योंकि ये किताब लिखना अपने आप में पहले सोचना पड़ता है, ठीक है। ये एक राइटिंग की अपने लिखने का बहुत अच्छा मतलब वरदान बोल सकते हैं कि जब अपन लिखते हैं ना तो अपने थॉट्स बहुत फिल्टर हो जाते हैं। क्या होता है, सोचते अपन 1000 मतलब अगर एक अपन सर्वे के हिसाब से माने कि 60,000 थॉट्स कम्स इन अ ह्यूमन माइंड एवरी डे, ठीक है। अब उन 60,000 विचारों में से अपन जो लिखते हैं वो फिल्टर होते हैं, ठीक है, ये बात सही है। तो अब आप है ना ये जो स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि आप कोई छोटी मोटी स्टोरी नहीं सुना रहे हैं कि यार भाई मैं एक जगह पे गया था, मैं दिल्ली में गया था, वहाँ पे मैंने ऐसा करा था, तो ये सब आप नहीं सुना रहे हैं। आप सुना रहे हैं बिल्कुल उसमें स्टोरी टेलिंग में भी एक प्रो वर्जन मानते हैं, जैसे एक एडवांस वर्जन माने कि भाई उसमें आपको लोगों को हंसाना भी है, ठीक है। कि आप पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं कि मतलब जैसे अड़ गए सो चढ़ गए में आपने बताया कि मैं दिल्ली से वहाँ गया था, तो आपने पूरी सिचुएशन को पेंट कर दिया है कि मैं ऐसा ऐसा था, वो रिलेट होती है। बट उसके बाद जो एक क्रिस्प होता है हंसाने वाला, ये कैसे लाते हो। और दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि कास्ट जो है, कास्ट मतलब कैरेक्टर्स बनाने की एक कला है जो आपने बहुत हर एक यूनिक कैरेक्टर्स हैं इसमें। क्योंकि मैं अगर ये बुक के जितने भी ये लिखे हुए हैं, कितने 167 की पूरी बुक है। गिरवी बाबू नाम के कैरेक्टर हैं, एक वैद्य रगड़ जी हैं, वो भी हैं। ऐसे उपन्यास में भी आपको जैसे भी मैंने बताया लपका सिंह नाम के पत्रकार है, गड्ढे भैया जो सड़कें ऐसी बनाते हैं कि उसमें गड्ढे गड्ढे इस तरीके करेक्ट है। हाँ, तो ये सब कैरेक्टर फॉर्मेशन कैसे होता है और ये स्टोरी को कैसे आप बनाते हो कि हंसा देती है आदमी को। मतलब मेरा मन नहीं होता किताबें पढ़ने का, मैं बहुत ऐसा बंदा हूँ जो मैं चीज़ें सुन लूँगा, बात करके निकाल लूँगा, मैं ब्लॉग्स पढ़ लूँगा, बट मैं किताबें कम पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी हैबिट भी नहीं। बट आपने जब मैं इंटरव्यू लेना था या आपका पॉडकास्ट लेना था उसके पहले मैंने कहा यार एक बार पढ़नी चाहिए अपन को, ठीक है 80-20 प्रिंसिपल से पढ़ लूँगा। पढ़ी मैंने तो मुझे बहुत मज़ा आया, तो उसके बाद मैंने पूरे चैप्टर पढ़ डाले थे। तो क्या कैसे आपने करा ये सब स्टोरी टेलिंग के दोनों चीज़ें? तो अर्चित इसमें बेसिकली मैं देखूं तो आपके दो क्वेश्चन हैं इसमें, 2 क्वेश्चन है। पहला जो था वो था आपका स्टोरी टेलिंग, वो भी कॉमेडी स्टोरी टेलिंग। तो 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो है कि मैं कोई अपना सटायर लिख रहा हूँ, कोई एक या आप कोई स्टोरी ले लो तो उसको मैं लिख रहा हूँ। जब हम कोई एक स्टोरी लिखेंगे तो हम फिर उसमें आसपास का जो मिली हुई वो उसमें डालते हैं कि वहाँ पेड़ था, पेड़ों पे बड़ी चिड़िया चहचहा रही थी। बट जब आपको उसको ऑडियंस के सामने आप उसको परफॉर्म करते हो, करेक्ट है, तो बेसिकली पढ़ना भी एक बहुत बड़ा एक परफॉर्मिंग आर्ट है ना। तो आप जब आपके सामने 300-400 का ऑडियंस बैठा हो, क्योंकि मैंने अपने कुछ सटायर इस संग्रह में नहीं है, अलग से भी है, कुछ हैं कुछ तो वो मैंने पढ़े यहाँ पर विश्वरंग करके एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़े लेवल पर भी मैंने पढ़ा था, वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ। तो वो एक बेसिकली पूरा परफॉर्मिंग आर्ट है। तो आपको शुरुआत से ही इस तरीके के आपको छोटे छोटे सेंटेंस रखने पड़ेंगे। आपको कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप ऑडियंस से सीधे कनेक्ट हो सको। यदि आप कोई बड़ा पैरा आप उसको पढ़ने लग जाते हो तो वो एक फिर आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे और लोगों के लिए बोझिल हो जाएगा। तो वो दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं। तो हर एक शरद जोशी जी भी ये कहते थे कि आप किसी चीज़ को पढ़ना मतलब श्रोताओं के सामने पढ़ना और आपको उसको ऐसे लिख के इल्म में पढ़ाना, दोनों में एक अंतर होता है। तो आपको बहुत सारी उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है। आपको उसके लिए खुद को ना बड़ा कहना चाहिए कि आपको अपने भीतर एक हलक्का दरोगा टाइप का एक एडिटर रखना पड़ता है जो उन सारी चीज़ों को जो है ना वो फिल्टर करता जाए। तो एक तो ये हुआ। और दूसरा सवाल था आपका कैरेक्टर्स को लेके। तो कैरेक्टर जो है हमारे उसमें
वो आपको लगता होगा कि नाम सारे बिल्कुल अलग अरे टाइप के हैं। यूनिक और बहुत मजेदार है यार। है ना? मतलब आपने वो कौन सा ठेकेदार बताया था? गड्ढे भैया ठेकेदार। गड्ढे भैया ठेकेदार, ये नाम मैंने कभी सुना ही नहीं अपनी लाइफ में। मैं बचपन से डेली सोप्स देख रहा हूँ। तो ये नाम आपको मिलेंगे भी नहीं अर्चित। एक्चुअली ये जो जिसका कैरेक्टर है लगभग हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपके ये पात्रों के जो नाम है बड़े अच्छे लगे, जैसे पत्रकार है लपका सिंह है। हाँ, लपका तो सिंह। अब आप छोटी जगहों पे जाओगे तो मतलब तो हमारे सारे हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन हाँ। बहुत सारे आपको इस तरीके के भी मिलेंगे कि आपको कुछ हुआ नहीं और वो लपक के पहुंच गए। हाँ। तो कुछ उसमें ऐसा एक लपका सिंह कैरेक्टर था। तो हर एक जैसे इसमें वैद्य जी हैं, वो एक मटुकनाथ उनका नाम है। मटुकनाथ। वो उससे ही उनका एक कैरेक्टर जो है वो अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग टाइप का कैरेक्टर है। तो ये इसलिए फिर इस तरीके के नाम रखें। करेक्ट है। तो मेरा एक सजेशन था, आप ये सब कुछ चैट जीपीटी में डाल दो, क्योंकि इनके दर पे नामों की कमी है। मैं कुछ सर्च करता हूँ, वो है इंडियन नाम्स की कमी, और ये नाम बहुत यूनिक है, मजा आ रहा है इसको, क्रिस्प टाइप के। तो एक मतलब मैं बताता हूँ, एक कॉमेडियन है अपने देश का, जाकिर खान, ठीक है। उसने सिखाया था स्टोरी टेलिंग में कि हम पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं ये सब, फिर एक कैरेक्टर बनाते हैं जो उस पूरी सिचुएशन को फनी कर देता है। तो आपके कैरेक्टर वही फनी मूवमेंट ला के दे देते हैं। तो अच्छा, आपने जैसे भी जनरेट कराओ। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ना अर्जुन की ये थोड़ा सा एक अलग चीज है जो आपने स्टेज पे हमारे जिसको कहते हैं ना हम स्टैंड अप कॉमेडियन, हाँ हाँ कपिल शर्मा जी ले लीजिए, हाँ। ये लोग, तो ये इनका थोड़ा सा एक बिल्कुल वो एकदम अलग है। हाँ। वो कॉमेडी को हम यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये लिटरेचर है, ये हाँ, साहित्य हाँ, हाँ। है, और इसमें भी सटायर है। हाँ तो हम उसको सारा कुछ जो कॉमेडी है वो उसको हम व्यंग नहीं मान सकते, सटायर नहीं मान सकते। अच्छा। क्योंकि कॉमेडी या जिसको आप हाथ से कह रहे हो, हाँ। ये इसका एक पार्ट हो सकता है। लेकिन वो पूरा उस पर यदि आपने सारा केवल आपने सारा हंसाने के लिए ही लिख दिया तो फिर हम वो व्यंग्य नहीं है। फिर यदि व्यंग्य में दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी बात भी पहुंच जाए, जो मैंने शुरू में आपसे कही थी, जो असहमति वाली बात बताई थी कि जिन चीज़ों से हम सहमत नहीं है कि यार ऐसा ये हो रहा है, ये गलत है, वो आपकी बात भी पहुंच जाए और वो ऐसे पहुंच जाए कि एक छोटी गुदगुदी भी करे और आपको चिकोटी भी काटे, वो सबसे सार्थक रहेंगे। और वो लिखना थोड़ा कठिन काम है, हम बस कोशिश कर रहे हैं कि इतना कर पाएँ। नहीं, आप इस आर्ट को और अच्छा करो कि लोगों तक पहुंचाओ, बिकॉज ये आर्ट सबको नहीं आता है, और ये बहुत, चाहे पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, ये आपको आएगा। तो आप जो बहुत यार सीरियस बैकग्राउंड है वहाँ पे भी जाके यार एक चीज़ ये ऐड हो गई ना, तो वहाँ मज़ा आ जाएगा, उस दिन बन जाता है लोगों का कई बार। मतलब मेरी कलीग है, उसने कल मुझसे कहा यार अगर है ना वर्क प्लेस में अगर आप लोगों को नहीं जानते और वहाँ पे ये चर्चाएं ना हो ना थोड़ी बहुत फनी की, तो काम ही लगता है, कभी काम मज़ा नहीं लगता। तो वो मज़े के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि जैसे ये पूरी बुक वगैरह आप लिखते हो, तो इसमें जो एक कुछ आपने ये लिखे कि जैसे इसमें एक और था कि नवाचार की रेसिपी, हाँ, और हेलीकॉप्टर में बारात, तो ये स्टोरीज कैसे आपने फॉर्म करी? एक्चुअली देखो अर्चित, अभी आज का समय है ना कि हर एक आप देख रहे हो कि लोग तरह तरह के रील्स बना रहे हैं। हाँ हाँ, है ना, रील्स बना रहे कंटेंट हैं बना रहे हैं। मतलब आजकल आदमी को अपना सोशल मीडिया पे सुबह से आदमी इसी के लिए बेचैन रहता है कि हम सोशल मीडिया का पेट कैसे भरें, उसमें क्या ऐसा कंटेंट डालें। तो वो उसके लिए बड़ी, जैसे इसी में एक आया है वो जिसमें कि कैमरामैन जो है वो खड़ा हुआ है और कैमरामैन पेड़ के ऊपर से उल्टा लटक रहा है। हाँ। और वो वहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन है उसके फोटो ले रहा है। मतलब ये इनोवेशन जो है लोगों को कुछ इसमें बड़े उलझलूल टाइप के भी हो जाते हैं। हाँ। तो वो नवाचार की एक नवाचार कह लो आप इनोवेशन कह दो, उसकी एक रेसिपी है, वो बड़े फनी उसमें दी है कि किस तरीके से हमारे भीतर एक बड़ी वो होती है, बुलबुलाहट होती है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो पूरा उसमें लिखा हुआ है। करेक्ट है। अच्छा, ये बुक जब मैं पढ़ रहा था तो कवर बड़ा मज़ेदार तो लगते ही है मुझे कि मतलब मैं बस ये ऐसे करके पहले है ना बुक पढ़ूंगा तो उसके पहले ऐसे फील करूंगा, फिर उसके बाद मैं 80-20 लगाऊंगा, फिर पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, ये आशुतोष राणा जो एक बॉलीवुड के बहुत रिनाउंड एक्टर हैं और उनका एक अच्छी खासी एक पर्सनैलिटी है, मतलब अच्छा खासा उनका बोलने का लहजा अपने आप में बहुत ही अलग है। तो उनने आपकी इस बुक पे ये टिप्पणी करी है, क्या बोलते हैं इसको मतलब? हाँ, ये एक्चुअली आशुतोष जी न केवल एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं बल्कि बहुत अच्छे लेखक भी हैं। करेक्ट है। उनके भीतर एक बहुत अच्छा व्यंग्यकार भी, उनका एक किताब भी आई है मौन मुस्कान की मात। तो आशुतोष जी ने भी मेरा उपन्यास भी पढ़ा था और ये भी इन्होंने इस व्यंग्य के कुछ अंश पढ़े थे और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये भेजा
दिया था, जो उनका मतलब एक फीडबैक कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पे मेरे लिए तो एक आपकी बुक मतलब तो खुशी वैसे का ही ही राउंड हो मौका गई। था। हाँ बुक तो वैसे ही फेमस हो गई। कांति कुमार जैन साहब को भी कांति कुमार ये केस जैन, में यस, वो बहुत अच्छे, लेखक, कांति कुमार जैन उनका साहब भी तो बहुत भारतीय नाम है। साहित्य में यस। बड़ा नाम है उनका। हाँ। उन्होंने मेरा उपन्यास भी पढ़ा था, तो उसके बाद मुझे 2 से 3 बार उन्होंने फ़ोन किया, उसको थोड़ा सा पढ़ते थे फिर फ़ोन करते थे कि इसमें अच्छा। कितना अच्छा मुझे ये लगा। हाँ। तो उनका भी इसमें लिखा है। करेक्ट है। हमारा दुर्भाग्य कि अब वो नहीं है, लेकिन हाँ। उनका जो लिखा हुआ, जो उनके संस्मरण है, वो तो इंडिया अपना हमारा जो लिटरेचर है हिंदी साहित्य का, तो बहुत बढ़िया अमूल्य धरोहर है। करेक्ट है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अब मैं जैसे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के रूप में या फिर अंत के क्षणों में आ रहा हूँ, तो आपका जो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? इस बुक को, इन दोनों बुक्स को हमने देखा, इनके बारे में चर्चा कर ली, तो इनसे आपका क्या मतलब, आप हमारे। मैं तो यही कहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि देखो यार, दुनिया में टेंशन बहुत है, हमारी सारी लाइफ ही इस समय टेंशन से भरी है। मतलब हम यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का टेंशन है, हमको फर्स्ट आने का टेंशन है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमको फिर एक बार आप कंपटीशन फेस करके यदि आपने आ भी गए कोई एक अच्छी नौकरी पा ली, तो वहाँ आपके पास मतलब हमारे पास स्ट्रेस पूरे हमारी लाइफ में बहुत है। तो यदि हम इन सारी चीज़ों से जुड़ते हैं, मेरा मतलब है कि यदि आप अच्छा लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर में भी मैं कहूँगा कि आप यदि सैटायर पढ़ते हो, क्योंकि निश्चित तौर पे यदि आप एक जागरूक व्यक्ति हैं समाज के, तो आपके भीतर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर असहमतियाँ होंगी कि यार ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो वहाँ आप डायरेक्ट कनेक्ट होगे, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे भीतर की बात है जो कि इस किताब में लिखी हुई है, और उसमें साथ साथ आपको जो ह्यूमर मिलेगा, है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना अर्चित की कुनैन जो है वो बोली खाना बड़ी कड़वी होती, लेकिन यदि उस पर शक्कर की परत थोड़ी सी चढ़ी हो तो वो आपको असर भी करेगी और आपको एक टेस्ट भी देगी। तो ये तो मेरा तो यही है कि व्यूअर्स से कि किताबें पढ़ें, खूब व्यंग्य पढ़ें। अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप ये दोनों किताब ढाक के 3 पात उपन्यास और अलग का दरोगा पढ़ते हो, तो एक राइटर को और क्या चाहिए कि उसकी किताब पढ़ी जाए। लेकिन इनको भी पढ़िए, और भी हमारे आज के जो भी आज के लेखक हैं, सटारिस्ट हैं, व्यंग्यकार हैं, उनकी किताबें पढ़िए। हमारा पुराना जो इतना अच्छा हमारा एक रिच बहुत ही समृद्ध साहित्य है, उसको पढ़िए। करेक्ट है। सो गाइस, आज के लिए बस यहीं तक, तो फिर मिलते हैं एक नया एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।